तो मेरे छोटे छोटे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज। और क्योंकि ये पुस्तक नेहरू जी ने लिखी जब वो अहमदनगर के किले में कारावास में थे 5 महीने के लिए 1944 में, तो सबसे पहले अहमदनगर के किले का ही विवरण है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो यहाँ नेहरू जी ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि अहमदनगर के किले में आए उनको 20 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है और वो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया, ये बता रहे हैं। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि चांद ही उनका सहचर रहा है इस सफर में। उस समय शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, तभी तो दूज के चांद का उन्होंने जिक्र किया है। और उनका ये कहना है कि इससे उनको हमेशा लगा कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। कभी कष्ट जीवन में स्थायी नहीं होते, हमेशा कष्टों के बाद सुख में जीवन भी आता है। आइए आगे देखते हैं। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिक्षियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली
और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो इस तरह से अहमदनगर के किले के बारे में वो बताते हैं कि कोई बहुत बड़ी अहमियत तो इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हाँ, एक घटना जरूर इसके बारे में जानी जाती है, और वो है जब अकबर की सेना के विरुद्ध चांद बीबी ने अपने साहस की कहानी अपने हाथों लिख दी, जब उन्होंने मुकाबला किया उस सेना का तलवार उठा करके। लेकिन देखिए, अकबर की सेना का मुकाबला किया खुद नेतृत्व करके, और अंत में अपने ही किसी आदमी के हाथ मारी गई। तो धोखे जिंदगी में किसी भी शासक को, किसी भी नेता को मिल सकते हैं। ये बच्चों को अभी से सीख लेना चाहिए। आप भी जब किसी टीम का नेतृत्व करें तो आपके लिए भी सीखने की ये बात है कि आप सजग रहें अपने चारों तरफ, और आपको कोई धोखा ना दे सके। आइए अब नेहरू जी के शब्दों में अतीत का दबाव जानते हैं। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। यहाँ मैं आप सभी को याद दिला दूं कि भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी 5 सभ्यताओं में से एक है। आइए आगे पढ़ते हैं। आखिर नेहरू जी कहते हैं, आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं? मैं इस सब का वारिस हूँ। साथ ही यह सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है
और हमारा भावी रूप बनेगा। तो इस प्रकार नेहरू जी कहते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, आखिर मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूं? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया, उन सारी विजयों का, उल्लास का, उन पराजयों की दुखद यंत्रणा का? देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में उनका ये कहना है कि हाँ, मैं इस सब का वारिस हूं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं उस सब का भी वारिस हूं जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। इस तरह से वो ये बताते हैं कि धरती पर बहुत अलग अलग कोई मानव नहीं होते, वो कहीं के भी हों। मानव स्वभाव, मानव की आदतें एक दूसरे से मिलती जुलती ही होती है। नेहरू जी के शब्दों में वो आगे कहते हैं, इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे के बाद मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूं। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूं। तो यहाँ नेहरू जी स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि लेखन में वो बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, वो बहुत बड़े इतिहासकार भी नहीं हैं। उन्हें लेखन का सतही ज्ञान है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन एक अध्यापक के नाते जब मैं इसे पढ़ता हूँ, एक स्कॉलर के नाते जब हम और आप इसे पढ़ते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें ये मान लेना चाहिए कि वो एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। देखते हैं आगे नेहरू जी क्या कहते हैं। आगे मैं आपको भारत के अतीत की झांकी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। आप इसे एक बार और देख लीजिए और मैं फिर से 4 सवाल आपको भेज रहा हूं। मेरे सवालों के जवाब भी तैयार रखिए। धन्यवाद।